This was the homework given. Some of you have done it right, but some of you have done it wrong. कैसे क्या आंसर होगा इसका बोलो? इसका 2C नहीं आएगा. It is a different question. You see here, upper one is, यहाँ से देखो ये तो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वन, इसका तो सी हो जाएगा. ठीक है. सपोज इस पॉइंट को हम ए एंड बी लिख लेते हैं, तो नीचे इफ यू सी ए विल बी हियर, देन देयर इज वन कैपेसिटर, देयर इज द बैटरी नाउ, पॉइंट बी इज हियर. ठीक है. तो ये सी है, ये सी है. दिस इज व्हाट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वन. ऑलरेडी वी डिड दिस. इसका सी आ जाएगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज? both will be in series, because whatever the charge will start from battery will go to this and will go to this. Charge remains same now. As I told you, in single loop all capacitors will be in series. तो सिंगल लूप में कन्वर्ट हो रहा है. अभी यहाँ पे बैटरी है, बिकॉज सर्किट इज लाइक दिस. ये वाला ब्रांच हम एज इट इज लेना है. प्रीवियस क्वेश्चन में बैटरी वाज नॉट गिवन. इट वाज आस्क्ड find the net capacitance between A and B. In that case, what we have to do, we have to connect the battery here. And then say, यहाँ पे बैटरी अंदर साइड में कनेक्टेड है. प्रीवियस केस में पॉइंट्स आर गिवन, you have to connect that battery, imagine the battery between that two points and solve it. So that comes different, this is different. उसमें क्या था, पॉइंट से या ऐसा हो गया था. final circuit becoming like this. Now A and B तो यहाँ पर है, लेकिन बैटरी उसके अंदर ही है. यहाँ पर बैटरी विल कम हियर, ऐसा आ गया. Now this diagram, this is the okay. This diagram I'm talking about, this one. Clear difference? Could you understand the difference? Now both are in series, so it will be C net will be C by 2, C into C upon 2C. ठीक है. So this is important question. Only thing, capacitances may not be identical. इसमें कुछ और हो सकते हैं, but 100% times this will be balanced. Unbalanced जो है अपने कोर्स में नहीं है. Unbalanced network of capacitor Wheatstone bridge will not be given to you in CBSE boards examination. Done? Clear? Now we'll see next one. देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. फर्स्ट पार्ट आ गया था ना इसका, रेशो बैलेंस है, अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे. x इज इक्वल टू 4/3 आ गया. ठीक है. दिस कम्स 4/3. फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी. सेकेंड पार्ट में 1 and 4/3 इन सीरीज. ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे. अपर ब्रांच का सीरीज में हो जाएंगे. तो 1 into 4/3, 1 plus 4/3, that is 4/3 is the answer coming. इसका नहीं 4/7 हो जाएगा ये. ठीक है. 4/3 ऊपर, 7/3 नीचे. तो ये हो गया अपर ब्रांच CS1 और नीचे लोअर ब्रांच. तो 3 into 4/7, तो दिस कम्स 12/7 है ना. तो अभी दोनों पैरेलल में है, ऐड हो जाएंगे. नाउ बोथ will be in parallel.
So C net will be, CAB will be 4/7 plus 12/7. That is 16/7 microfarad. है ना? Clear so far? Second part. Third part में, what is the effect on net capacitance if battery and 2 microfarad C5 are interchange? Interchange कर लो उसको. Interchange कर लेते हैं. Shall we? Okay, let us keep the circuit as it is, है ना? Circuit को as it is रख के बैटरी की पोजीशन चेंज कर लेते हैं. बैटरी इधर लगा दो. ठीक है, और ये यहाँ लगा देते हैं. Now things, अभी पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, is it remaining balance with this? यहाँ पर कितना है? 4/3 है, नीचे 4 है, और ये 1 था, और ये इधर का लेफ्ट साइड में 3 है ना, ये 2 है. पहले तो ये चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं. इफ इट इज बैलेंस देन ओनली वी कैन सॉल्व. तो देखते हैं. 1 into 4 कितना आ गया? 4. और ये 4/3 into 3 अपोजिट आर्म्स को 4. तो दोनों इक्वल है. इसका प्रोडक्ट और अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल है. तो नाउ अभी ये दोनों सीरीज, अभी ये तो निकल जाएगा, ये दोनों सीरीज में रहेंगे, और इधर से चार्ज दे दोनों सीरीज में. तो एक दोनों ब्रांच का निकाल लेते हैं. लेफ्ट वाली ब्रांच का पहले निकाल लेते हैं. 1 into 3 upon 4, 3/4 आ गया. राइट वाली ब्रांच का सीरीज में वो निकाल लेते हैं. 4/3 into 4 upon 4/3 plus 4, ये कितना आ रहा है? 16. How much it is coming? 1. 16/3, 16/3 आ रहा क्या? All right. So this is coming 16/3 divided by 16/3, 1 आ गया ये. ठीक है. तो net capacitance will be now 3/4 plus 1, 7/4 आ रहा. ठीक है. Now net capacitance is changed now. We were expecting same आएगा, but यहाँ पे change है. तो what we can say? Yes, it is changed. Net capacitance changes, है ना? Net capacitance changes, but circuit remains balanced, but bridge remains balanced. Remain balanced. और क्या लिख सकते हैं? And 2 microfarad capacitor will not have any charge. No charge will go to 2 microfarad. No charge goes to 2 microfarad capacitor. Generally what they ask, कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, will the current or charge go to the central one, central branch जो C5 है या R5, particularly resistance के केस में पूछते हैं. If we interchange the battery and fifth resistance, will the current go in that central branch? Answer is no. यहाँ पे charge will also not go. Even if we interchange the batteries and central capacitor, it remains balanced, but net capacitance changes. So what two things doesn't change? It remains balanced, and जो central capacitor उसमें charge नहीं जाएगा, but net capacitance will change. है ना? Out of 3 points, 2 points will not change, 1 point will change. Got it? कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो तुम लोग कैलकुलेशन में. यहाँ पर भी आई एम सीइंग तुम लोग यहाँ पर इसके बाद सीरीज लगा रहे थे. सीरीज का नहीं, अभी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. एक ब्रांच ऐसे हो जाएगी, अदर विल बी लाइक दिस. सेंटर वाला तो निकल गया, तो लास्ट में ऐड कर देना. जैसे यहाँ भी हमने लास्ट में ऐड किया था. हाँ देखो, डायरेक्ट ऐड कर दिया था.
पहले सीरीज में निकाल लेना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, लास्ट में ऐड करना, ठीक है। तो वी गॉट द गुड पॉइंट फ्रॉम दिस, नेट कैपेसिटेंस विल चेंज बट इट स्टिल रिमेन्स बैलेंस, उसका बैलेंस कंडीशन चेंज नहीं होती, ये सीख लिया हमने। आर यू देयर? हम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Any difficulty? Any difficulty? These are the very important point I'm telling you boards examination के लिए. Any difficulty you can ask? समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बीटीस्टोन ब्रिज में बैलेंस का चेक करते पहले, फिर अपर ब्रांच वन ऑफ द ब्रांच के दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे, दूसरी ब्रांच के भी सीरीज में होंगे, बाद में उनका नेट निकल दिया, वो दोनों पैरेलल में होंगे। पहले सीरीज के फार्मूले, बाद में सिंपली एडिंग दैट बिकॉज दे आर इन पैरेलल, बोथ द ब्रांचेस विल बी इन पैरेलल फाइनली। We'll see further today. Some more points are remaining. और homework था क्या? Let us see. Anything else is pending? ये हो गया, ये हो गया. This already done. ये भी हो गया था. No problem now. Wheatstone disk के some more points we are going to see. Some more points we are going to see today. Other forms of the Wheatstone disk देखो. अगर ये C5 है यहाँ पर, इसकी वायर्स को लंबा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो और बाहर निकाल दो उसको, increase the length of the connecting wires, this can come out, but it still remains same. जो पहले डायग्राम बनाया था तो A and B है और C5 को अंदर ला सकते, you can just see it is same diagram, only thing the C5 is shown outside but still it remains connected to that other 2 points. बैटरी के लिए ये है, other 2 points में है, and same we can just make it like this. ऐसे था, we are making the diagram like this, so we can just make it in this shape also, doesn't matter, same ही है, in this shape also it can be given to you. इसमें भी C1 C2 C3 C4 and C5 A and B are on the other side, ठीक है। This can be, it can be given like this, and what about this? This is also same. देखो अभी हम लोगों ने yesterday we have seen we took 3 capacitors like this, then उनको 2 को हमने एक connecting wire से लगाया था, remaining 2 को, first 2 को एक connecting wire से, remaining 2 को ऐसे लगाया था. Now what do you do? Cut this wire and यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो, नीचे वाली वायर भी कट करके दूसरा लगा दो. तो दिस इज अगेन Wheatstone ब्रिज. यहाँ से यू कैन जस्ट सी दिस, ये C1 है यहाँ पर, ये पॉइंट जो है दिस वन इज दिस पॉइंट, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा. नाउ यू सी अदर साइड, ये C3 है, C3 का जो है अदर एंड इज D, ये D है, बीच में ये C एंड D के बीच में C5 लगा हुआ है, ये वाला था, दिस वन और दिस वन, लास्ट में कौन सा बचा? C4, ये वाला, इट कम्स हियर. तो दिस इज सेम, ये दिस इज अगेन important. Most of the time they give this form, so you should be knowing that this is Wheatstone bridge, this will be C1 C2 C3, बीच में जो लगा हुआ है that will act as a C5, वो निकल जाएगा बाद में, ये निकल जाएगा. C1 C2 will be, if it is balanced, then you can remove C5. So C1 C2 is coming in series like previously we had done, C3 C4 coming in series. So this generally we get confused, what is this? So this is Wheatstone bridge only. और अगर ये हटा देंगे तो क्या होता है फिर? If we remove this top and bottom resistance, then क्या होता है बताओ quickly? Then what will happen? These 3 capacitors will be in what? They will be in parallel. Parallel. ठीक है, ऑलरेडी सीखा था. तो दिस इज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने किया Wheatstone ब्रिज. ये निकल जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, ये अपर ब्रांच रहेगी, ये लोअर ब्रांच रहेगी. बाद में दोनों का नेट विल बी इन पैरेलल टू ईच अदर.
ठीक है. What about next one? What about next one? ये क्वेश्चन भी आया था. It was asked in NEET. नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी निकालना था. इसकी वैल्यूज दी थी. ये दिस वाज गिवन, दिस वाज गिवन, दिस वाज गिवन. कौन सा C5 क्या है वो आइडेंटिफाई करना था. सपोज इफ आई आस्क यू ऑल आर सी, व्हाट विल बी नेट कैपेसिटेंस. तो देखो इसको सी वेरी केयरफुली. दिस इज फोल्डेड इनवर्ड. इसको बी को पॉइंट को इसको इधर अनफोल्ड कर लो और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको इधर अनफोल्ड कर लो, इधर शिफ्ट कर लो. तो लेट मी शो यू द डायग्राम. अनफोल्डेड डायग्राम ऑफ दिस कहाँ पर है. ओके, हियर आई हैव मेड. दिस इज फोल्डेड इनवर्ड, जिसको हम आउटवर्ड फोल्ड कर रहे हैं. देखो, यू सी, कैन यू सी व्हाट आई डिड. ये वाला पॉइंट ये पूरा है. इसको इसको हम इधर ले आए. पॉइंट ए इज हियर. देखो ये ए है. ऊपर कौन सा था C1, दिस इज कम हियर. नीचे कौन सा था C3, ये इधर आ गया. C2 रिमेनिंग एज इट इज. C4 रिमेनिंग एज इट इज. पॉइंट बी को भी अनफोल्ड करके इधर ले आए. और बीच में क्या था, ये देखो ये C5 है. इट रिमेन्स हियर. तो दिस इज फोल्डेड इनवर्ड. You unfold it and you find that it is the Wheaton bridge. So this was asked. और इसमें भी okay, let me ask you the question. ये तो पता लग गया अभी. Yeah, now you have come to know कि this is Wheaton bridge. Let me ask you the question based on this in homework. ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो. For this diagram, now for this diagram, I am giving you one question in homework. Question ये देखो. Refer the above diagram. इसको नीचे ले आओ नहीं तो. Okay, refer the diagram. Let me bring it here. ठीक है, let me write the proper way. Refer the diagram. C4 ये था. ठीक है. In which all capacitors are 5 microfarad each. ठीक है. Find net capacitance. नहीं, पहला पार्ट है ये फर्स्ट. Net capacitance between AB. क्या आंसर होगा इसको यहीं पे कर बताओ. तो इट इज द Wheaton bridge. ऐसा हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. तो क्या आंसर आएगा बोलो. वी डिड इट यस्टरडे. 5 microfarad. 5 आ जाएगा. because this will be 5, this will be 5. और ये तो निकल जाएगा. तो 5/2 हो गया ऊपर. नीचे भी 5/2. 5/2 plus 5/2 will be 5 है ना. ये आप प्रीवियसली वी डिड इट ऑल आर C. तो C आंसर आ गया था. इसका 5 आंसर आ जाएगा. तो ये तो हमें पता ही है. फर्स्ट पार्ट इज डन. तो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं 5 माइक्रोफैरड. ठीक है. सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. दैट वाज आस्क्ड इन सम एग्जामिनेशन. सेकंड पार्ट देखो क्या है वो. इफ 10 volt battery is connected between A and B,
then find charge in the branch ACB. ACB looks like Anti-Corruption Bureau, but we are talking about the branch ACB. ठीक है, तो this is homework. Clear? बाकी points clear है इसमें. How it is wheatstone is it is folded inward. You have to unfold and see the situation. See that it is found to be wheatstone bridge balance one. ठीक है, noted. All right, now let's see what is next. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आए हो, still it is there, you can just quickly ask, then we'll move on to the other one. सर डायग्राम में 2 CM. दो CD होना चाहिए नीचे. यहाँ पे नीचे D, we are taking the point D है, नीचे वाला point D. Thank you. ये C and D. ठीक. तो इसमें shall I tell you one more variation? देखो ऐसा भी हो सकता है. Going back to the question, previous question चलते हैं. जैसे ये था क्वेश्चन, सपोज इसको मैं 2 कर दूं थोड़ी देर के लिए. Don't change it. Just let me give you one more situation. Now what will happen? This will it be remaining balanced or unbalanced? बोलो अभी क्या हो जाएगा? If I make it 2, लेफ्ट वाला जो कैपेसिटर था 2 कर दे तो it will become unbalanced. All right, unbalanced because हमने इसको 1 था. Listen carefully again. ये 1 था तो ये x था, मतलब ये निकाला हमने कि what should be the value of x so that circuit is balanced. तो according to 1 it is balanced now. ये 4/3 है. ये अगर हमने इसको 2 कर दिया फिर से अनबैलेंस हो जाएगा. तो my question is this: what capacitance should be connected between this branch CA so that it becomes again circuit becomes balance again? इसमें हम कितना कनेक्ट कर दें और कितना? 2 तो है ही ऑलरेडी. How much more we should connect so that circuit becomes again balance? तो यहाँ पर हमें पता है या फिर हमने देखा कि दिस प्रोडक्ट इज मोर. ये 8 हो गया, ये लेस है, ये 4 ही है. ये प्रोडक्ट हमें कम करना है. इसका मतलब इसको कम करना है, ये 2 है, 2 को कम करना है. यहाँ पे एक और सीरीज में लगा देंगे. सीरीज में लगाने से कम होता कि नहीं होता? लेट एक्स इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो इन दोनों का इसके साथ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट. सपोज इसको हमने 1/2 कर दिया तो 1/2 इंटू 4 2 आ गया प्रोडक्ट. तो इसका मतलब हमें लाना कितना है? इनके बराबर लाना है, 4 लाना है. इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ पैरेलल लग जाएगा. देन ओनली दिस विल गो अप और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन विल बी इंक्रीजिंग. तो समटाइम्स all the 4 will be given to you, all the 5 in one of the branch. They will ask you how much we should connect in series or in parallel so that it becomes balanced one. तो सीरीज एंड पैरेलल वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा. प्रोडक्ट करने के बाद अगर दैट प्रोडक्ट हैपन टू बी लेस तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ. एक्स लगा के
दोनों को ऐड कर देना, x+1 into 4 should be equal to opposite जो भी दिए 4/3 into 3 like this। और अगर ये इनका प्रोडक्ट मोर हो गया, जैसे मैंने 2 लिया, तब तुम्हें सीरीज में x लगाना पड़ेगा, फिर सीरीज का इसका x सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 into x upon 1 plus x multiplied by the opposite branch should be equal to product of other two branches। ऐसे करना पड़ता है। तो there are various ways the question can be asked on the Wheatstone bridge। Could you get my point? What I told, all the capacitance will be given, so one of the branch they will ask you change करो, और वो unbalance रहेगा, तो change करो one branch में, तो x से change कर देंगे, x उसके साथ सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे, वो हमें वहीं पे पता लगेगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन कितना है, कम पड़ रहा है तो बढ़ाना है तो पैरेलल में ऐड करना पड़ता है। ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट तो सीरीज में लगा देंगे x, फिर उनका कंडीशन यूज कर लेंगे, वो प्रोडक्ट वाली अपोजिट ब्रांच का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। ऑलराइट, so that points you should remain in, keep it in mind and act accordingly। Now next one is the, ये टॉपिक बुक में नहीं है, they have given you direct question, जैसे ये questions are given here, important है ये, तो इनको सॉल्व करने के लिए हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट, दो कैपेसिटर को चार्ज करके या एटलीस्ट वन को चार्ज करके दूसरे के साथ पैरेलल लगा देते हैं, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर, चार्ज फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो हीट बनती है, हीट लॉस हो जाता है, रेडिएट हो जाता है सराउंडिंग में, तो कितनी लॉस हुई वो निकालना है, तो उसको हम लॉस निकालने के लिए थोड़ा सा हम थियरी पार्ट सीख लेते हैं, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट दैट पॉइंट। तो सपोज लॉस निकालने के लिए फिर कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता है हमें। सपोज टू कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटेंस C1 charged to voltage V1, other one is C2 charged to the voltage V2 are connected in parallel। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, वो एक पॉइंट सपोज ये A है, इस B पैरेलल कनेक्ट कर दिया उनको। व्हाट इज कीपिंग इन माइंड दैट दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ होने चाहिए, नेगेटिव एक साथ होने चाहिए। नथिंग इज मेंशन मींस दे हैव डन इट प्रॉपर्ली, पॉजिटिव टुगेदर नेगेटिव टुगेदर, ठीक है। तो यू कैन टेक दैट इफ नथिंग इज मेंशन। नाउ चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे चार्ज फ्लो होगा ऐसा। सपोज ये हायर पोटेंशियल है तो नीचे आएंगे, और ये हायर है तो ऊपर जाएंगे, टिल पोटेंशियल बिकम्स कॉमन, दोनों का एक सेम पोटेंशियल हो जाए, एक का डिक्रीज होगा दूसरे का इंक्रीज होगा। दैट लेट अस सी व्हाट आई हैव रिटन। व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then charge will flow from high potential capacitor to low potential capacitor till the potential of both becomes equal, which is called common potential, which can be found by the conservation of charges। कैसे निकालेंगे common potential VC? conservation of charge। पहले सपोज इसके पास Q1 है, इसके बाद Q2 है, बाद में इसके पास Q1 डैश रह गया, इसके पास Q2 डैश रह गया, एक के पास कम होगा एक के पास बढ़ेगा, बट टोटल पहले का और बाद में इक्वल रहेगा। तो इनिशियल फाइनल चार्जेस इक्वल टू इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। फर्स्ट कैपेसिटर पे Q1 डैश हो गया, सेकंड पे Q2 डैश, एंड इनिशियली कितने थे Q1 प्लस Q2, ठीक है। चार्जेस विल बी कंजर्व, एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व, चार्जेस रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, अदरवाइज यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, हीट कैन गो आउट, कनेक्टिंग वायर से तो हीट इवेपोरेट हो जाती है, बट चार्जेस विल रिमेन सेम। तो फाइनल चार्जेस इज इक्वल इनिशियल चार्ज, फाइनल Q1, एक पे Q1 डैश है दूसरे पे Q2 डैश है, इनिशियली Q1 प्लस Q2 थे, तो Q को क्या लिख सकते हैं, Q1 विल बी C1 V1, Q2 विल बी C2 V2, और यहाँ पर C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल लिखेंगे, अभी पोटेंशियल तो सेम हो गया दोनों का, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल को कॉमन लेके C1 प्लस C2 को नीचे भेज देंगे, तो फार्मूला कम्स टू बी C1 इंटू C2, C1 इंटू V1 सॉरी, प्लस C2 इंटू V2
divided by C1 plus C2. If one of the capacitor is uncharged, suppose second वाला uncharged है, जैसे न्यूमेरिकल में था ना, सेकंड कैपेसिटर वाला uncharged, तो इसको 0 ले लेंगे, तो क्या फार्मूला बचेगा? C1 V1 अपॉन C2. तो अनचार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा नहीं शुरू में, ये टर्म 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. जब दोनों चार्ज हैं तो देन इट विल बी लाइक दिस, वन कैन बी अनचार्ज. ठीक है. नाउ कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद वी कैन गो बैक टू द बेसिक्स एंड सॉल्व. एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं. एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? इनिशियली एनर्जी विल बी मोर, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी विल बी द लॉस. लॉस में हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे. अगर तुमने फाइनल माइनस इनिशियल भी कर दिया तो माइनस आ जाएगी. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट मच इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स. ठीक है. तो दिस यू कैन जस्ट स्किप. ये इतना सब तुम्हारे, इट वाज फॉर योर एक्सप्लेनेशन. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. एंड वैसे भी थियरी नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही है. ठीक है. तो कॉमन पोटेंशियल आ गया. तो एनर्जी लॉस के लिए क्या लिखेंगे? एनर्जी लॉस ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ चार्जेस वी कॉल इट. When charges move from one capacitor to the other capacitor, then there is loss of energy in form of heat. Heat के form में. Question is asked, account for the loss. तो account for the loss का मतलब क्या है? You give the reason of the loss, that is due to the heat energy. मतलब some energy is converted into the heat. ये लिखना पड़ेगा. तो इनिशियल माइनस फाइनल. ठीक है. तो लॉस के लिए ये लिख लो. कैन यू सी? तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग. जस्ट टू सी दिस. कॉमन पोटेंशियल के बाद एनर्जी लॉस ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ चार्जेस. क्या फार्मूला बनेगा? इनिशियल में हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल में कॉमन पोटेंशियल को बाहर लिख लिया, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर. ठीक है. So shall we solve the questions? This much is enough for your CBSE board examination. Extra point I will also tell you, but 2 questions are given. That first we'll solve, then we'll see the 2 extra points in this topic, which can be useful for competitive examination. ठीक है. Nothing difficult in this, just simple points. ये क्वेश्चन है, देखो. 600 picofarad capacitor is charged to the 200. तो C1 V1 दिया है. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor. C2 तो दिया है, V2 is 0. Q2 is also 0. How much electrostatic potential energy is lost in the process? पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो. C1 V1, ये तो सेकंड टर्म तो 0 हो गया. C1 प्लस C2 से कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा. फिर वही इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल C1 V1 स्क्वायर, और सेकंड वाले तो अनचार्ज, उस पर एनर्जी है ही नहीं. हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर. VC स्क्वायर ऊपर से मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे. तो लेट्स सी सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है. कैन यू सी? C1 इज गिवन, पिको में है तो 10 to the power -10 रह जाएगा. ये 2 0 इसमें एडजस्ट कर दिया मैं.
V1 is given, C2 is सेम है, V2 is 0. तो पहले हमने कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये C कैंसिल हो गया, V/2 आ गया, है ना. और लॉस में हाफ C1 V1 स्क्वायर, सेकंड वाला टर्म 0 है और ये इधर, तो यहाँ पर दोनों C है, कॉमन पोटेंशियल V/2 है. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बाद में वैल्यू पुट करते हैं ना. तो ये बचा कितना लास्ट में, 1/4 CV स्क्वायर बच रहा है. तो 1/4 C की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू पुट कर दी. V जो है इनिशियल वोल्टेज था, एक ही वोल्टेज है ना, यहाँ पे इसी दिया मैंने. It's up to you. You can solve it by putting the values right from the beginning. Doesn't matter. Solving is always you see your convenience. नहीं तो तुम्हें डाउट होगा V क्या है, V1, why not V1, है ना. तो therefore V1 को हमने V ले लिया इनिशियली, है ना. और we can write V1 यहाँ पे, ठीक है. चलो V1 लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंबल्स क्लैश नहीं होने चाहिए सिंबल्स. क्या है, V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, और यहाँ भी V1 आएगा, और ये भी V1 के टर्म्स में आ रहा है. V2 is not there, V2 is 0. ठीक है, तो V1 is how much, 200. C1 C2 दोनों सेम ही है, आइडेंटिकल लिखा है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए. दोनों को C एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, बाद में C की वैल्यू पुट कर दूँ. डन, नो प्रॉब्लम. You can ask your doubts if you are, or somewhere is written something wrong, you can just tell me. This is V1/2 square है ना, यहाँ पे चले राइट मोर क्लियरली. ये कॉमन पोटेंशियल था जो कितना आया, V1/2 आया, तो इसको हमने थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं. ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन है सिमिलर, यू कैन लेट अस सी what is new in that, then you can solve it. Okay, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखते फिर ये नेक्स्ट वाला भी ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है. यू कैन जस्ट लेट्स सी व्हाट इज दिस. 4 microfarad capacitor is charged to 200, disconnected from supply and connected to another uncharged capacitor. Only thing values are different now. ये 4 है और ये 2 है. Otherwise things remaining same. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic. मतलब वो दोनों में ही लॉस होती. ऐसा नहीं है कि हीट में गई और 50-50 नहीं होगा. We cannot say how much is gone in heat, how much is gone in radiation. Of course, radiation is also heat only. Some part is lost by conduction, some is by convection, some is by radiation. The difference of energy will be going into heat and radiation. Of course, electromagnetic radiation there may be so many form. Infrared होता है उसमें.
विजिबल भी हो सकता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ओनली वैल्यूज आर डिफरेंट है ना। इसमें दोनों कैपेसिटर सेम थे, उसमें अनइक्वल है। ठीक है, only two questions are there. One can be solved example. So generally they are asked in both competitive examination also. And in the extra points I will tell you tomorrow, because you'll get, otherwise you'll get confused कैसे solve करें, either direct or indirect. तो ये the method which we have discussed, with that method you have to solve it. ठीक है, so this is homework problem. Okay, we'll see further. देखो, there is one more question based of the dielectric strength of the dielectric medium. So first we'll see what is this term called, then we solve that numerical. एक क्वेश्चन ये देखो, इसके लिए थोड़ा सा थियरी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे they explain the meaning of that particular term. This is the term dielectric strength of any dielectric medium. तो यहाँ पे देखो, dielectric strength is the maximum electric field a medium can tolerate without breakdown. That is without starting to conduct electricity through the partial ionization. So dielectric strength is nothing but its capacity to withstand the electrical field, maximum how much we can give it to the electric field, or we can subject it to the electric field till it remains dielectric. Otherwise क्या होता है, बहुत ज्यादा फील्ड लगा दी तो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाएगा, और चार्जेस विल बिकम फ्री, दे विल बिकम, इट विल बिकम partial conductor, it will lose its dielectric property, insulation की प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो we can see here, ये पॉइंट देखो, बाद में वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो it is the maximum value of electric field which any dielectric medium can sustain without getting breakdown. That is okay, without getting breakdown, है ना? For example, dielectric strength of the air is also dielectric, is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. It may be given to you, you cannot remember so many values. Riakshi, mute your audio. Okay, ठीक है। तो it is nothing but an electric field, है ना? Dielectric strength का मतलब क्या होगा? It is related to electric field. उसकी वैल्यू कुछ दी होगी, तो you have to take that much, है ना? एयर की it is given in NCERT book. Better to remember, or you can just, it may be given or may not be given sometimes. Easy to remember. यहाँ पर 3 है और 3 मिलियन SI यूनिट है ना एयर की, 3 मिलियन SI यूनिट। तो इस पे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों करेंगे। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कैन ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड द चार्ज ऑफ 1 कूलम when kept in air? When kept in air. When kept in air. So can you reply? Can you think fast and reply me this? कैसे करना चाहिए? ये मेटल बॉल है, तो उसका मेटल बॉल की फील्ड क्या होता है? सरफेस पर फील्ड अगर
मोर देन दिस हो जाए तो सराउंडिंग एयर विल गेट आयोनाइज, जैसे ये बॉल है तो सरफेस पर पहले फील्ड निकाल लो। कौन सा फार्मूला? के क्यू बाई आर वाला फार्मूला, स्क्वायर भी आता है फील्ड में। तो इफ दिस फील्ड इज ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर इससे ज्यादा हो जाए 3 × 10⁶ तो आयोनाइज हो जाएंगी, यहाँ से चार्ज एयर में चले जाएंगे क्योंकि एयर बिकम्स कंडक्टर, तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द चार्जेस इन एयर। तो फील्ड निकाल के चेक कर लो, फाइंड आउट द फील्ड ऑफ द मेटल बॉल ऑन इट्स सरफेस, चार्ज इज गिवन, कूलम्ब लॉ से निकाल लो फॉर्मूला जो हमने कूलम्ब लॉ से डिराइव किया था। तो फील्ड के फार्मूले से हमने ऑलवेज, एक्चुअली फार्मूला पहले लिखना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू डोंट पुट इट, मार्क्स कटते नहीं। तो क्या फार्मूला है? 1/4πε0 Q/R इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, Q कितना दिया? 1, रेडियस 1 दिया, इतना आ गया, विच इज मच ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, जो कि इतनी है। इसमें हो सकता है दी हो क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और मे नॉट बी गिवन, आई डोंट नो, ठीक है। तो विच इज मच ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, यहाँ की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, चार्जेस विल स्टार्ट लीकिंग टू द एयर। The answer is no, it cannot hold this much. This is quite a lot. This is billion, this is million. Air is bound to get ionized, and it cannot. Then that conductor will not be able to hold the charge. Charges will start going into the air. Clear? जनरली ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बट बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। बोर्ड्स का अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज मोर सुटेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये वाला। लेट अस सी, ठीक है यहाँ तक इट्स ओके नाउ, ये पॉइंट समझ में आएगा तुम्हें? व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम? Now, let's see this question. What does this question say? Then how to tackle this? Parallel plate capacitors है, voltage rating 1 kilovolt, 1000 volt. Dielectric constant is 3. Dielectric strength is given here, 10⁷ दी हुई है of that particular material. यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे हमने एयर की बात कर रहे थे, यहाँ पे अदर मीडियम है ना, इट इज हैविंग फर्दर मोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा? फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जितना उसकी फील्ड जो है 10% तक उसको सब्जेक्ट करते हैं, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इट शुड नॉट गेट डैमेज, ठीक है। तो 10% तक सब्जेक्ट कर सकते हैं उसको। तो व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट रिक्वायर्ड है ना, ये निकालना है। कैपेसिटेंस दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है εr3, तो हमें क्या निकालना है? ए निकालना है ना, तो C = ε0 A/d, यही फार्मूला हमने पढ़ा, तो C निकालना पड़ेगा पहले। C दिया है आपको, ε0, यहाँ पे K भी है, εr भी आएगा ना, 3, ε0 की वैल्यू, D नहीं दिया ना, ए निकालना है। D इज इनडायरेक्टली गिवन, D इज इनडायरेक्टली गिवन। D कहाँ से निकालेंगे बोलो फिर? हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ D? This is given, this is known, this is known, this is to be found out. D is indirectly given. पहले D निकालना पड़ेगा, फिर हम, तो anybody remembers how to get D? D वेद वाले फार्मूले से निकालेंगे, V = ED, ठीक है।
तो वेद जो है वी भी दिया है, बट 10% लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने इतनी ले ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये तो देना, ये तो इतना हमें, वी आर सब्जेक्टिंग इट, वी इज 1 किलोवाट, किसका 10% लेना पड़ेगा, फील्ड का, इसका सॉरी ये वाला है ना, इसका 10, बिकॉज दिया है ना 10% सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वी इज इक्वल टू ई डी, वी भी दिया है ई भी दिया है, डी निकाल सकते हैं, बट ई उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन पुट कर दिया है, जितनी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका 10% लेना है, 10% विल बी 10⁶, वी 1000 है, 3 है, यहाँ से डी आ जाएगा, ठीक है, 1 मिलीमीटर आ रहा है, मीटर में आएगा 10⁻³ तो 1 हो जाएगा, क्लियर। तो बाकी पॉइंट, तो दिस कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो, लेट्स सी, पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, देखो जस्ट कैसे डी निकालना है वो लिख के बाद में कैलकुलेट कर सकते हो तुम, देखो V is given 1000 volt, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सिंबल के भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं, 3 है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई एस टी लिख दिया मैंने, दैट्स 10⁷, उसका 10% लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेनी है, 10% ऑफ दैट, तो 10% मीन्स 10/100, 1/10, दैट बिकम्स 10⁻6, 10 1/10, बस C इज गिवन, वेद वाले फार्मूले से D निकाल दिया और इसमें वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन आर, ठीक है, हो जाएगा अभी कैलकुलेशन। दिस वाज न्यू फॉर यू एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नो प्रॉब्लम सो फार। This was the question number 33. Anything you want to ask here or something you cannot read? Everything is written properly. ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखा है मैंने, ये ई डैश कर लो, नहीं तो इसको सिंबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई, इसको ई डैश कर लेते हैं सिंपल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 10% ऑफ ई डैश। This formula, do you remember Ved formula we are continuously using in this chapter, in this particular capacitance topic? V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एक प्लेट का तो अर्थ कर देते हैं वो जीरो हो जाती है जनरली, निगेटिव वाले का जीरो ले लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो इज V ओनली, E द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है वो भी, D इज द गैप बिटवीन द प्लेट्स। All right. Just few minutes more. I think abhi chemistry class, I think it is not there. Can we continue for 10-15 minutes more? Or is it there? I thought I saw the message. It is not there. We'll continue for 15 minutes. Then we will wind up. इसको थोड़ा और कंप्लीट कर लेते, tomorrow we may start new chapter if it is over tomorrow. Are you there? तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in this Yes, sir. question? Done. This is okay. Yes, sir. देखो so far हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, बट इन योर टेक्स्ट बुक इन एक्सरसाइज दे हैव गिवन यू दिस स्फेरिकल कैपेसिटर कि ये सॉल्व करके दिखाओ। थियरी पार्ट में नहीं है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन दे हैव कम, दे आर गिवन स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू concentric spherical conductors held in the position by suitable insulating supports. Show that capacitance of a spherical capacitor is given by
this value. R1 and R2 are the radii of outer and inner spheres respectively. एक स्फेरिकल शेल होंगे, कंडक्टिंग शेल, हॉलो होंगे. ये वाला बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया. सपोज बीच में हमने माइका फिल कर दिया, या एयर भी हो सकती है इंसुलेटिंग मटेरियल, डजंट मैटर. और ये वाला अंदर वाला कंडक्टर है. तो कैसे करना चाहिए बोलो? जस्ट टेल मी हाउ टू डू दिस. व्हाट शुड बी द मेन पॉइंट्स हियर? कैसे किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? कैसे किया था? व्हाट वी नीड, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V. तो Q तो दिया है चार्ज, ये पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो कौन सा चार्ज लेना पड़ता है? पॉजिटिव वाला. V कैसे निकालेंगे? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस. ये V, इसका 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 0 नहीं भी लिया तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस है ना. दोनों शेल का अंदर से बाहर, अंदर बिगर वन इज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड विल बी लाइक दिस. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V. बोलो. ओके, V निकालना है. हाउ टू गेट V? बोलो. डू यू रिमेम्बर हमने स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल निकाला था? उसके पॉइंट्स याद हैं किसी को? आउटसाइड कितना रहता है? आउटसाइड एज इफ ऑल द चार्ज इज एट सेंटर, पॉइंट चार्ज जैसा फार्मूला. सरफेस पर कितना है? वो भी पॉइंट चार्ज जैसा फार्मूला. रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द शेल. अंदर कितना रहता है चार्ज? अंदर पोटेंशियल. डू यू रिमेम्बर दैट? पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज शेल. यहाँ पे लिखो, दैट्स वेरी यूजफुल फार्मूला. पोटेंशियल inside the shell, charged shell. बोलो, quick answer. It is equal to, it is constant and equal to potential on the surface. That's the point used here. That's the point used here. तो and मैंने ये भी बताया था potential. Of course यहाँ पर तो there is no confusion. Potential can cross the conductor और नॉन कंडक्टर. तो यहाँ पे क्रॉस करने का पॉइंट ही नहीं. देखो यहाँ का पोटेंशियल लिख लो इसका, और यहाँ का पोटेंशियल लिखो अंदर वाले पर. तो यहाँ पर सपोज V आउटर है और ये V इनर है, तो V विल बी V आउटर. आउटर वाला बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको VO लिख रहे हैं. और V इनसाइड, दोनों का डिफरेंस विल बी V. यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा बोलो इसकी? यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बड़े वाले कंडक्टर पर? इसका खुद का पोटेंशियल होगा KQ बाय, इसका रेडियस कितना दिया R1. और कुछ पोटेंशियल भी होगा, इसका भी होगा. चार्ज कंडक्टर के बाहर होता है कि नहीं होता है? इसका कितना होगा? -K, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है. कैन यू सी? फेसिंग सरफेस पे प्लस माइनस चार्ज होता है. और इसका, इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये भी R1 ही रहेगी. तो ये हो गया तुम्हारा आउटर कंडक्टर के ऊपर. इनर पर, यहाँ पर कितना होगा बोलो? यहाँ पे इसका खुद का, इसकी खुद की रेडियस कितनी दिख रही? ये R2 है. इनर पॉइंट पर कितना होगा? इसका खुद का होगा KQ, K माइनस Q आगे लिख सकते हैं. इसकी रेडियस R2 है. और किसका होगा इसकी सरफेस पर? इसकी खुद की सरफेस पर और किसका होगा? जो बाहर वाला शेल है उसके सरफेस पे जितना है, अंदर सब जगह सेम होगा. तो सरफेस पे कितना है उसका? KQ बाई R1. ठीक है. तो दोनों की सरफेस पर दो दो पोटेंशियल होंगे, एक खुद का, एक दूसरे वाले का. दिस इज द पॉइंट. जैसे हम लोगों ने वो रिमेम्बर दैट क्वेश्चन किए थे, अंदर कितना है? इट इज सिमिलर टू दैट. अंदर वहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी भाई, आउटर वाले का 10 है तो अंदर वाले की सरफेस पे आउटर वाले का तो रहेगा और खुद का रहेगा. सेंटर पे लिखा था, सेंटर पे दोनों के पॉइंट्स अंदर थे, दोनों शेल के लिखे थे. तो दैट पॉइंट इज देयर. वहां पे डायरेक्ट थे, फार्मूला यूज नहीं किया था हमने. यहाँ पे फार्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि
V1 V2 दिए नहीं, हमें वही तो निकालना है। तो लेट्स सी, फार्मूला यूज इज दिस, Q by V। तो V करेक्टली निकालना है हमें, है ना। तो वो मेन पॉइंट है V निकालने के लिए। देखो हमने जो बताया, टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर, तो उसका खुद का और अंदर वाले पे चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, R1 डिस्टेंस पे ही निकलना है। दिस डिस्टेंस इज R1। तो अंदर वाले कंडक्टर का बाहर किसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज जैसा रहता है, तो सेंटर से डिस्टेंस लेनी पड़ती है उसकी, और चार्ज कितना है, माइनस क्यू है सरफेस पर, वो लिया। तो टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर इज दिस, ठीक है। और अंदर वाले पर टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द इनर कंडक्टर, तो इनर का खुद का कितना है, खुद का तो उसका ये है, देखो माइनस वाला है ना, तो उसकी रेडियस कितनी है, R2 है। और बाहर वाले का उसकी सरफेस पे जितना है उतने ही अंदर है, सरफेस पे कितना है, कि क्यू बाई उसकी रेडियस R1 है, तो उतना अंदर सब जगह रहेगा इंक्लूडिंग सेंटर, ठीक है। तो खुद का तो रहेगा, देखो इसमें बाहर वाले का ये है, खुद का उसका इतना है, अंदर वाले का खुद का इतना है, और दूसरे वाले का, ये दूसरे वाले का भी लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो दोनों को अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो VO माइनस V1, आउटर का पॉजिटिव है इसलिए हमने VO माइनस VI किया। तो VO के दोनों वैल्यू पुट कर दो, ये भी दोनों वैल्यू पुट कर दो, R1 वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ये वाले, और ये वाला पॉजिटिव है, इसमें KQ कॉमन ले लिया, और ये वाला माइनस वाला बाद में लिखा, तो 1/R1, ये माइनस वाला बाद में लिखा, तो ये आ गया। देखो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैन यू नोटिस पोटेंशियल डिफरेंस, इतना आ रहा है, ठीक है। बस अभी हो गया, दैट्स व्हाट इज नीडेड। इसमें और एलसीएम ले लो इसको, नीचे R1 R2, ऊपर R1 माइनस R2, तो बस अभी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये वाले फार्मूले में, ये फार्मूला था Q एज इट इज, इसमें भी Q आया नीचे, तो ये कैंसिल हो गया K, और ये टर्म्स आ जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। तो K नीचे है, उसकी वैल्यू कौन सा वाला K है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो R1 ग्रेटर देन R2, बट जनरली जो दूसरी बुक्स होती हैं उसमें R2 बड़ा रहता है ना? तो R2 आ जाएगा, जो बड़ा है वो पहले आ जाएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। इसमें R1 बड़ा दिया है तो R1 पहले आ गया, कॉमन सेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो जो बड़ी रेडियस होगी दैट विल बी फर्स्ट, अगर बड़ी रेडियस R2 दी है तो R2 लिखेंगे, यहाँ पे R1 दिए, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, कहने से चलो सॉल्यूशन दिखा दे। क्वेश्चन तो आई तुम्हारे पास, नंबर क्या है इसका, 29 है ना। तो दिस इज द आंसर। पोटेंशियल निकालने की ट्रिक है, दैट इज द मेन पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों की सरफेस पे एक तो खुद का पोटेंशियल रहेगा, और दूसरा दूसरे वाले शेल का रहेगा, दूसरे वाले कंडक्टर का रहेगा। अगर वो छोटे कंडक्टर की बात करेंगे तो पॉइंट बाहर हो जाता है, आई मीन बड़े कंडक्ट इसकी बात करते हैं तो इसके लिए ये वाले का पॉइंट बाहर हो जाता है, तो KQ/R वाला फॉर्म लगता है। और इसके सरफेस की बात करें तो ये वाला इसका जो पोटेंशियल होगा, जितना उसके सरफेस पे होगा वो ये अंदर भी होगा सब जगह, उसमें फिर रेडियस कम नहीं करनी पड़ती है हमें अंदर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमने, यू कैन डिवाइड द थिंग, बट वहां पे हमने रेडियस के टर्म में नहीं सॉल्व किया था, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। Generally they avoid to ask this derivation, but we cannot rule out always कि नहीं, but generally whatever the derivation there in the main topic, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में सम 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, दिस कैन बी वन ऑफ देम, है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज इन आवर टॉपिक ओनली, तो they have to keep 2-3 questions difficult so that everybody should not score 100% marks.
Done? Okay. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ पूछना है? Everything is written properly. Are you finding something to be clarified? बोलो, कुछ पूछना था इसमें, पूछ लो, चलो. No problem. No problem, sir. देखो, इसी टॉपिक का मैं एक प्रैक्टिस के लिए ये आई वांट टू गिव यू दिस क्वेश्चन. इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होंगे. सिमिलर है जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना ऊपर डेरिवेशन में. यूजिंग दैट पॉइंट ओनली you try to do this question, then we'll discuss two important conclusion in this. Refer diagram and find potential difference between two conducting shells. यहाँ पे only thing ये भी पॉजिटिव दिया, ये भी पॉजिटिव दिया है, और v1 minus v2 निकालना है. One is this, inner one is 1, outer one is 2. तो inner का पोटेंशियल माइनस आउटर का टोटल पोटेंशियल. टोटल व्हेन वी से v1, तो ये टोटल पोटेंशियल इसका खुद का होगा एक तो, और आउटर वाले कंडक्टर का होगा अंदर. और 2 पर भी दो पोटेंशियल बनेंगे, आउटर का खुद का और इसका भी होगा, जैसे ऊपर निकला. एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव हियर एंड रेडियस भी हमने चेंज कर दी, स्मॉल आर एंड कैपिटल डाल दिया, और अंदर वाले को 1 बोला है, बाहर वाले को 2 बोला है. तो यहाँ से वी आर गोइंग टू लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी पोटेंशियल लिखने की, जैसे ये लिखा है. ओनली थिंग यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये तो माइनस नहीं लिखोगे यहाँ पे, है ना. ओनली जहाँ पे माइनस क्यों है तो इसमें स्मॉल क्यों लिख देंगे ये वाला. तो व्हाट वी फाइंड इज पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना, अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, और अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हमेशा मोर रहेगा इन केस बोथ आर पॉजिटिव. टू पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न. तो दिस इज स्लाइटली लेवल 2 का क्वेश्चन है. For theory part I have explained you. Now it should be, can be done easily, but anyway you try your best to do it. Inner one is conductor 1, outer is 2, both are conducting shells. है ना? Even if non-conducting है तभी भी same answer रहेगा. दोनों non-conducting भी हो सकते हैं, conducting भी हो सकते हैं. ऐसा conducting लिखा है मैंने, but non-conducting also, what difference it is going to make? No difference. Only thing non-conducting में one difference will be there. When we connect both of them by connecting wire, then charge may not flow outward. Conducting होंगे तो ये जब हम connecting wire से connect कर देंगे तो charge will flow outward because अंदर का potential हमेशा bigger आता है. ये both are positive charges. और even zero भी हो जाए यहाँ, तभी भी अंदर का potential bigger आएगा. Except in case you give the charges. यहाँ पे तुमने ऐसे चार्ज दे ही दिए बाय फोर्सफुली, इसको प्लस दे दिया कैसे भी करके, इसको माइनस दिया, देन ओनली फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, जैसा कि ऊपर वाले केस में था. ठीक है. अदरवाइज पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर. इफ बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस हियर. irrespective of any value. सपोज ये 10 मिलियन है और ये 1 कूलम है और ये 10 मिलियन कूलम, तभी भी अंदर का पोटेंशियल मोर आता है. दैट विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस, और इंडिपेंडेंट ऑफ इनर चार्ज रहेगा. ठीक है. जस्ट लेट अस सी जस्ट 2-3 मोर मिनट्स. ये कंक्लूजन हम कल डिस्कस करेंगे. सिलेंड्रिकल शेल का कैसे करेंगे बोलो. जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 17. लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ line charge density lambda
is surrounded by the hollow coaxial conducting cylinder, what is the electric field in the space between the two cylinders? तो यही पूछा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. Also find the capacitance of system if radius of inner conductor inner cylinder is R1 and that of R2. तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, बट इसी में मैंने बिकॉज वी हैव फाउंड आउट फॉर द स्फेरिकल, तो व्हाई नॉट टू फाइंड आउट फॉर द सिलेंड्रिकल आल्सो. और इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो? लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज है जी, कितनी होगी? 2k लैम्डा बाई आर. ये कितना होता है? 1/4 तो एक कैंसिल हो जाएगा. 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर. डेरिवेशन किया था ना, तो वही तो आएगा इसका आंसर. यस सर, नो? Yes, sir. तो ये देखो वही डेरिवेशन है. देखो यहाँ पर देखो, ये सिमिलर डेरिवेशन है. ये यहाँ पे हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ले ली जैसे उसमें किया था. गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली. E डॉट ds q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. q इनसाइड इज लैम्डा इनटू l. इसकी लेंथ l ले ली, ये सिलेंडर की लेंथ l ले ली. कैन यू सी इट और शैल आई मेक इट मोर डार्क? तो लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये ds जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर ही फील्ड एंड्स में तो 0 होती है. कर्व्ड सरफेस एरिया का ds ले लेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया 2 पाई rl, है ना. ये 2 पाई r हो गया और लेंथ l हो गई. तो सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस का 2 पाई r. सेम डेरिवेशन ऑलरेडी वी हैव डन इट, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट. उसमें क्या था, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया था, ये आ गया था. ठीक है, ये आ गया. नाउ हाउ टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने निकालना सिखाया था 2 पॉइंट के बीच में. होमवर्क में दिया था, तुम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था, बट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन. वेरिएबल फील्ड है. देखो, फील्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो उसमें वेद वाला फार्मूला नहीं लगेगा, v इज इक्वल टू ed वाला. वेद वाला फार्मूला किस में लगता है? यूनिफॉर्म फील्ड में. और यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म थी, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है इसके लिए, लेकिन अपने पास इसमें इसके लिए अपने पास फार्मूला था पोटेंशियल का डायरेक्ट, तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया. बट यहाँ पे हमें इसका पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल का फार्मूला इसके साथ नहीं है, तो हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा. देखो हाउ टू गेट इट. इसको जस्ट लेट मी मेक द स्पेस. ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा लेट मी जस्ट मेक द स्पेस हियर. Yes, hold on. Let me send it here. You can revise the things. ये इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में. यू कैन नॉट से कि नहीं सर ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है. देयर वाज द क्वेश्चन इन लास्ट टू लास्ट ईयर बेस्ड ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, देखो इसको. सी, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो? डू यू रिमेम्बर क्या फार्मूला था पोटेंशियल निकालने के लिए? माइनस EDR था कि नहीं? इंटीग्रेशन करेंगे इधर और इधर, तो V1 V प्लस
ओके ठीक है, एक काम करो, जस्ट हम इसको थोड़ा और सिंपली हम प्लस माइनस हटा के जस्ट V1 V2 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नाउ यू ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, V निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस। इस ये तो ये अर्थिंग है यहाँ पर, कैन यू सी, दिस इज अर्थिंग, तो 0 हो जाएगा। तो V, इसका V ले लेंगे, तो V ऊपर 0 लिख देंगे, V माइनस 0, और इधर E की वैल्यू पुट कर दो 1/4, उसको K ले लो थोड़ी देर के लिए, 2K λ/r दिया। इंटीग्रेशन करने की प्रैक्टिस करो, यहाँ से तुम्हें V मिल जाएगा, और फिर क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q/V, V में भी Q आएगा, है ना। जब हम लैम्डा को हटाएंगे, लैम्डा इज व्हाट, Q/, इसकी लेंथ है Q/L, लैम्डा को हम Q/L लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L से रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, तो इसके बाद ट्राई करो, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ठीक है, limit B, you think about the limit, I am not writing. So from here, next, E, after getting E, we'll get the potential difference, and then we use the formula of C is equal to Q/V. V की value put कर देंगे, charge will also go, we'll be left with capacitance of the. So this was asked in board examination, therefore we cannot get rid of this. We have to do it. ठीक है, एंड कर दो यहाँ पर। So try, and tomorrow we'll finish this chapter and we can start current electricity, third chapter.